पंजाब में गंदम और आटे की कीमतों के असरात सिंध में भी नजर आने लगे। सूबे में गंदम और आटा महंगा हो गया। गंदम 3 रुपए और आटा 5 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। पंजाब में गंदम और आटा महंगा हुआ तो सिंध में भी कीमतें बढ़ा दी गईं। ओपन मार्केट में गंदम 3 रुपए इजाफे से 66 रुपए फी किलो हो गई, जिसके बायस आटे की कीमतों में भी इजाफा हो गया। 2.5 नंबर आटा 5 रुपए महंगा होकर 80 रुपए फी किलो पर पहुंच गया, जबकि चक्की आटा 2 रुपए इजाफे से 86 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। इस वक्त ओपन मार्केट में जो गंदम की पोजीशन है वो जो 63 रुपये थी वो 66 रुपये पे पहुंच गई है। तकरीबन 2 से 3 रुपये 1 किलो पे इजाफा हो गया है। तो उसकी वजह हमने मालूम करने की जब कोशिश की है तो हमें ये जवाब दिया गया है कि जी ज़िला बंदी लग गई है। कोई कह रहे हैं जी गंदम बाहर जा रही है, एक्सपोर्ट हो रही है, ये उसकी वजह से मसला आ रहा है। आटे की कीमतों में इजाफे पर शहरी कहते हैं कि मौजूदा महंगाई की लहर ने रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया है। सर इस वक्त तो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इस बार महंगाई बहुत सर से ऊपर हो गई है। पहले आटा होता था 40-45 रुपए किलो, अब आओ तो 70-80 रुपए किलो, 100 तक पहुंच गया अलबदा। अब क्या करें, बस मजबूरी है, लेना भी पड़ेगा क्योंकि बच्चों को तो भूखा नहीं मार सकते ना। रोटी तो खाना बहुत मुश्किल हो गया थी। 200-250 रुपये 300 रुपये में खाना खा रहे हैं। महंगाई से बेहाल शहरी सस्ती अशिया के हसूल के लिए हुकूमती इकदाम के मुंतजिर हैं ताकि उन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 20। शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। लीमू सस्ता न हो सका, ताहम प्याज और टमाटर की कीमतों में कमी वाक़या हो गई है। सब्जी मंडी ज़राए के मुताबिक फसल न होने का फ़ायदा उठाते हुए मुनाफाखोरों ने लीमू के मनमाने नर्ख मुकर्रर कर दिए हैं। शहर में लीमू ताहाल 800 से 1200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि लीमू की सरकारी कीमत 403 रुपये फ़ी किलो है। शहर में प्याज 100 रुपये से कम होकर 60 रुपये और कहीं कहीं इससे ज़्यादा पर फ़रोख्त हो रही है, जबकि प्याज की सरकारी कीमत 53 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। टमाटर 120 से कम होकर 80 रुपये फ़ी किलो पर आ गया, जबकि इसकी सरकारी कीमत 61 रुपये फ़ी किलो है। ताहम शलजम, चुकंदर, पालक, तुरई और लौकी समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम है। डॉलर की ऊंची उड़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 73 पैसे महंगा होकर 191 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपये महंगा होकर 194 पर पहुंच गया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रुपए पर शदीद प्रेशर। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 75 पैसे महंगा हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख में पहली बार 191 रुपये 77 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में रुपए की कदर में 0.92% कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मई में अब तक अमरीकी डॉलर 6 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है। 30 अप्रैल 2022 को इंटरबैंक में डॉलर 185 रुपये 69 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है जो लोग कह रहे थे कि डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा, अब सच लग रहा है और किसी को कोई फिक्र नहीं। लोग कहते थे कि डॉलर 200 रुपए तक चला जाएगा, तो हम लोग को लगता था कि बेवकूफ़ लोग क्या बात कर रहे हैं, जबकि अब ये चीज़ सामने नज़र आ रही है। और IMF जो प्रोग्राम है वो अभी तक हमारे को जो वहाँ से किस्त मिलनी है वो 1 अरब रुपए की, उसके मिलने के फ़िलहाल कोई आसार नहीं है। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी खाम माल महंगा होने से महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर 193 रुपए से 194 रुपए में फरोख्त होने लगा है और ब्लैक मार्केट में तो डॉलर 185 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की ऊंची उड़ान ने सोना भी महंगा कर दिया। 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,36,000 रुपये पर पहुँच गया। पाकिस्तान में सोना दुबई से 1,000 रुपये महंगा हो गया। डॉलर महंगा होने के असरात सोना भी नई बुलंदी पर पहुंच गया। डॉलर की तरह सोने की कीमत भी हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। डॉलर महंगा होने के बाद मुकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 300 रुपये महंगा होकर 1,36,000 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोना 257 रुपये महंगा होकर 1,16,598 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद सराफा बाजार में सोने की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। डीलर्स के मुताबिक पाकिस्तान में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने की वजह से फी तोला सोना दुबई से 1,000 रुपये महंगा हो गया है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी और मौशी खराब सूरत हाल पर बिजनेसमैन परेशान हो गए। बरामद कुनंदगान का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर गैर ज़रूरी अशिया की दरामद रोके, डॉलर बचाने होंगे और नई माली साल के बजट में टैक्सों का बोझ कम करना चाहिए, मजीद बोझ ना डाले। रुपए की कदर में कमी और माशी खराब सूरत-ए-हाल पर बिजनेस कम्युनिटी परेशान। बरामद कुनंदगान का कहना है कि मुल्क को बड़े चैलेंजेस का सामना है। बरामद कुनंदगान का कहना है कि हुकूमत को मौजूदा सूरत-ए-हाल में फौरी बड़े फैसले करना होंगे। बरामद कुनंदगान अफीफ सिद्दीकी का कहना है कि 10 माह में तिजारती खसारा 65% इजाफे से 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो खतरनाक है। ये भी कहा कि बड़ी गाड़ियों और गैर जरूरी अशिया की दरामद रोकना होगी।
میرا یہ ماننا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو اس وقت امیڈیٹلی کچھ نہ کچھ سٹیپس لینے پڑیں گے، میجر سٹیپس، کہ ہم اپنی امپورٹ کو کم کریں. ہمیں اپنی امپورٹ کو کم کرنے کے لیے جو ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کی بہت بڑی امپورٹ ہے ہمارے پاس. ہم اس وقت اتنے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کے اوپر اگر پیسہ خرچ کریں گے، پاکستان کے ڈالرز اس پہ یوز ہو رہے ہوں گے، تو وہ صحیح نہیں ہے. برآمد کنندگان نے مطالبہ کیا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں حکومت ٹیکسوں کا بوجھ کم کرے تاکہ کاروبار موجودہ حالات میں چل سکے. سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ ٹیکس جو برڈن ہے وہ لوگوں پہ سے کم کرنا چاہیے. ٹیکس بریکٹ بڑھانے چاہیے، ٹیکسیبل لوگوں کی جو ہے وہ بڑھنا چاہیے، زیادہ تر لوگوں سے ٹیکس لینا چاہیے. لیکن آپ جو ابھی کرنٹ ٹیکس پیئرس ہیں انہی کے اوپر اور برڈن ڈالیں گے تو جو اکانومی ابھی چل رہی ہے وہ بھی جو ہے وہ بہت ہٹ کرے گی. برآمد کنندگان کا کہنا ہے کہ شرح سود میں 2.5% کا اضافہ موجودہ حالات میں درست فیصلہ نہیں. ساتھ ہی ایکسپورٹ ری فائننس میں 50% اضافے پر پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے. کیمرامین عبدالقیوم کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21. شہر میں لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ابتر ہو گئی. مختلف رہائشی علاقوں میں دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا. رات گئے بھی بجلی کی بندی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ الیکٹرک شدید گرمی میں بھی بے حس ہو چکا. شدید گرمی میں بھی کراچی میں کے الیکٹرک کا ظالمانہ رویہ برقرار. طویل لوڈ شیڈنگ سے کراچی کے شہری بلبلا اٹھے. شہر میں بجلی بندش کا دورانیہ بڑھ کر 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. گرمی سے نڈھال شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بندش کا کوئی وقت نہیں. دن میں کئی گھنٹے شیڈول بندش کی جا رہی ہے. رات میں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گھروں میں بچے بوڑھے سب بے حال ہیں. پہلے ہمارا لوڈ شیڈنگ بالکل نہیں ہوتا تھا. ابھی دن میں صرف 4 یا 5 گھنٹے مطلب بجلی ہوتی ہے، باقی بجلی غائب ہوتی ہے. صبح 9 بجے جاتی ہے، 12 بجے جاتی ہے، پھر 2 بجے جاتی ہے، 4 بجے جاتی ہے، 4 بجے جاتی ہے، پھر رات کو 11 بجے جاتی ہے، 12-1 بجے آتی ہے. لوڈ شیڈنگ ابھی اس حکومت میں بہت زیادہ مطلب گرمی، شدید گرمی ہے. اس گرمی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے، مشکلات بہت زیادہ ہے. دوسری جانب کے الیکٹرک حکام کا دعویٰ ہے کہ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کہیں نہیں کی جا رہی. صرف چوری والے علاقوں میں کنیکشنز کاٹے گئے ہیں. عارضی طور پر مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا گیا ہے. کیمرامین اجمل شاہ کے ہمراہ حبیب خان، سٹی 21. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وفاقی وزیر برائے توانائی خرم دستگیر سے ملاقات کی، جس میں کراچی اور صوبے کے دیہی علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ کا معاملہ اٹھایا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں مراد علی شاہ نے کہا کہ صوبے کے دیہی علاقوں میں ایک طرف تو دن میں 12 گھنٹے سے زائد بجلی بند رہتی ہے اور دوسری طرف عوام کو مہنگے بل جاری کیے جاتے ہیں. انہوں نے وفاقی وزیر پر زور دیا کہ وہ ہیسکو اور سیپکو حکام کو یہ مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہدایات جاری کریں. وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو یقین دلایا کہ دونوں مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی وزیر کے سامنے شہر کاج میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا. وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ وہ کے الیکٹرک انتظامیہ سے ملاقات کر کے ضروری ہدایات جاری کریں گے. پانی ہر جاندار کی بقا کے لیے بنیادی چیز ہے، مگر شہر قائد میں اس کی عدم فراہمی کا سلسلہ مسلسل دراز ہوتا جا رہا ہے. غریب آبادیوں کی مکینوں کے ساتھ پوش علاقے بھی اس کے حصول کے لیے احتجاج پر مجبور ہیں. شہر قائد میں پانی کا بحران سنگین ہونے لگا. شہر کے دیگر حصوں کی طرح کوثر نیازی کالونی، نارتھ نظر آباد بلاک ایف کے مکین بھی بنیادی ضرورت سے محروم. پیپلز پارٹی کے علاقائی عہدیداران کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی ٹاسک فورس کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس سے امید ہے کہ وہ کوثر نیازی کالونی میں پانی کے مصنوعی بحران کا خاتمہ کرے گی. ہم نے یہ سنا کہ وزیر اعلیٰ نے ایک ٹاسک فورس کمیٹی بنائی ہے. ہم وزیر اعلیٰ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کمیٹی بنائی. اچھا، کمیٹی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بلاک FGH کوثر نیازی کالونی کے لیے جو میں اس کا حل بتاتا ہوں کہ یہ 6 انچی کی لائن حیدری سے جو آ رہی ہے، ہمیں ایک لائن 6 انچی کی سپریٹ بلاک F کے لیے چاہیے، جس سے ہمارا درینہ مسئلہ پورا ہوگا. مظاہرے میں شریک خاتون نے بتایا کہ آلودہ پانی کے استعمال سے علاقے میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں. دوسری جانب سے مہنگے داموں واٹر ٹینکر کی خریداری نے ان کی کمر توڑ دی ہے. یہ پانی ناقص آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے یا ہم لوگ محلے والے جس پریشانی میں ہیں، تو ہماری یہی درخواست ہے کہ یہاں کا علاقے میں پانی دیا جائے. احتجاج میں شریک مظاہرین کا کہنا تھا کہ کیا واٹر بورڈ، ڈپٹی کمشنر اور دیگر اعلیٰ حکام کو بھی درخواستیں دیں مگر نتیجہ کچھ نہ نکل سکا. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21. کراچی میں بڑھتی لوڈ شیڈنگ پر جماعت اسلامی نے ایک بار پھر آواز بلند کی. حافظ نعیم الرحمان نے جمعے کو شہر میں 100 مقامات پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا. بولے 48 گھنٹوں میں مسئلہ حل نہ کیا تو کہ الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے دھرنا دینے کی دھمکی دے دی. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی پھر سراپا احتجاج بن گئی. ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान बोले कि इलेक्ट्रिक माफिया का रूप धार चुकी है। इस माफिया को सियासी जमातों ने सपोर्ट किया। 17 मई से मैट्रिक के बच्चों के इम्तिहानात हैं, बच्चे कहाँ जाएं? जुमे को कराची में 100 मुकामात पर पानी बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज होगा। पर एहतजाज करेंगे हम 100 से ज़ायद मुकामात पर कर एहतजाज होगा कराची में के इलेक्ट्रिक की माफिया के खिलाफ। और इस पानी के शदीद बहरान की वजह से पहले ही पानी का मसला है और इस बिजली की अदम फराहमी के नतीजे में पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं, तो कहीं पर अगर एक हफ्ते बाद पानी आने का इम्कान होता है तो वो पानी भी अब कराची के लोगों को नहीं मिलता। आबादियों की आबादियाँ जो हैं वो इस वक्त पानी और बिजली के बहरान का शिकार हैं। हाफिज नईम ने नून लीग के रवैये की मजम्मत करते हुए कहा कि अपने मसले के लिए लंदन चले गए, कराची का मसला कौन हल करेगा? 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो हेड ऑफिस के बाहर धरना होगा। लोड शेडिंग की ये सूरत हाल ठीक नहीं हुई तो हम हेड ऑफिस के ऊपर धरना देंगे और हम एक तवील एहतजाज करेंगे और फिर हुकूमतों को इंशाअल्लाह हम मजबूर करेंगे कि वो कराची के अवाम के साथ खड़ी हों। हम इस मामले में बहुत सीरियस तरीके से जिद्दोजहद कर रहे हैं। मज़ीद कराची के लोगों को बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों की तालीम का मसला है, मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का इन्हिसार इस पर होता है और अब इस सब का रिफ्लेक्शन हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी पड़ेगा। अमीर कराची का कहना था कि अल्टीमेटम देता हूं कि इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त कर ले, कराची और जमात इस्लामी लाजिम मजलूम है। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक और विफाक में सुई गैस फराहमी के तनाज़े पर ओगरा और विफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सैयद हसन अजहरी की सरबराही में बेंच के रूबरू के इलेक्ट्रिक के वकील ने महंगी बिजली और लोड शेडिंग की वजह बताते हुए कहा कि कुदरती गैस के बजाय RNG फराहम की जा रही है। मतलूबा गैस न मिलने पर लोड शेडिंग भी हो रही है। विफाक जवाब भी जमा नहीं करा रहा। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत का जवाब मौसूल हो गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जवाब मौसूल हो गया है तो फाइनल में क्यों पेश नहीं किया जा रहा। इलेक्ट्रिक के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, गैस की किल्लत खत्म नहीं हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि खबरें हैं कि गैस की किल्लत बाकी सूबों में इतनी नहीं जितनी सन में है। अदालत ने ओगरा और विफाक से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। हुकूमत सिंध की हिदायत पर शहरियों को गर्मी के असरात से बचाने के लिए ज़िले हुकूमतों की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात उठाए गए हैं। बल्दिया बस्ती का रेस्क्यू डिपार्टमेंट अवामी मकामात पर गर्मी से हलकार लोगों पर ठंडे पानी का स्प्रे कर रहा है। चिलचिलाती धूप, साइबान से महरूम बस स्टॉप, गाड़ियों और फैक्ट्रियों, चिमनियों से निकलने वाला धुआं मौसम गर्मा में गर्मी की शिद्दत को बढ़ावा देता है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बल्दिया बस्ती रेस्क्यू डिपार्ट का अमला आवाम पर पानी का स्प्रे कर रहा है। अभी गर्मी के लिए शदीद गर्मी पड़ रही है, लोग गर्मी का बुरा हाल है इनका, तो अभी स्प्रे कर रहे हैं पानी का ताकि उनको थोड़ा बहुत सुकून मिले। हीट वेव के बारे में जब तक हीट वेव अपना होगी जब तक हम करते रहेंगे। पानी के स्प्रे का ये सिलसिला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मसरूफ मकामात पर जारी है जो मौसम गर्मा के अख्ताम तक जारी रहेगा। ये हीट वेव जो चल रहा है इसमें मुख्तलिफ शाहराहों पे मुख्तलिफ इलाकों में सेंट्रल के अंदर जो है हम ये स्प्रे का अपनी मुहिम जारी रख रहे हैं। सही ज़बरदस्त काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गर्मी के लिए बेहतर है। बल्दिया बस्ती में रेस्क्यू डिपार्ट की 4 साला कारकर्दगी को देखकर ये कहा जा सकता है कि कुछ करने का अज़्म हो तो वसाइल की कमी कोई मानी नहीं रखती। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। चीन से 49 बसें बंदरगाह पर जहाज से उतर गईं। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने कराची के रहने वालों को मुबारकबाद दी और कहा कि चंद सालों में सिंध को BRT का बेहतरीन सिस्टम देंगे। रेड लाइन मनसूबा सिंध हुकूमत के ताउन से तामीर किया जाएगा। हमारे भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, बुजुर्गों को, स्टूडेंट्स को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इनिशिएटिव के बाद कराची में बसेस जो हैं वो आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली फ्लीट इस वक्त पहुँची है जिसमें जो पीपल्स बस सर्विस की है, जिसमें 240 बसेस पहले फेज़ में आनी थी, उसमें से 49 पहुँच गई हैं और नेक्स्ट वीक और मज़ीद बसें आएंगी। जो कंप्लीट फ्लीट है वो 20 जून तक जो है इंशाल्लाह वो कराची में आ जाएगी। तो उसके बाद 240 बसें जो है फर्स्ट फेज़ की वो आना शुरू हो जाएंगी। इसी फ्लीट के साथ साथ ऑरेंज लाइन जो BRT जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी लाइन कहा जाता है उसकी कंप्लीट फ्लीट आ चुकी है। उसकी 20 बसेस हैं जो वो भी पहुंच चुकी हैं ऑरेंज लाइन की, और ये बसेस भी जो ट्रैक जो है उसका काम रेडी है। ये बसेस जब जैसे आएंगी पोर्ट से क्लियर होंगी अपनी डॉक्यूमेंटेशन के बाद, और उसके बाद जो है जो पीपल्स बस सर्विस है वो फौरी शुरू कर दी जाएगी। ऑरेंज लाइन जो है उसमें जैसे ट्रैक कंप्लीट होने जैसे होगा तो उसके बाद वो शुरू होगी। ये जितने भी है ये पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कराची के जो शहरी हैं उनका ये बहुत देरीना एक उनकी ज़रूरत थी, उसको पूरा किया गया है। और इसमें खुसूसी तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम जितने भी थे और ख़ास तौर पर उस वक्त जो मिनिस्टर थे
अविज शाह साहब, इन सब की खुसूसी काविशों से ये चीज़ मुमकिन हुई है। और इंशाल्लाह ताला ये हम कराची के शहरियों को बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ फ्लीट यहाँ तक रुकेंगी नहीं, और जो सब टारगेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने और चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने दिया है, ये तादाद हज़ारों में होगी। तो इंशाल्लाह ताला कराची के शहरी अच्छी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे, कराची के शहरी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकेंगे, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी यही है कि शहरियों को जो बेहतर से बेहतर सहूलत वो फराहम की जाए। और इसमें ये जो भी ताउन किया जा रहा है इसमें वो गवर्नमेंट हर वक्त पेश है, और गवर्नमेंट की यही प्रायोरिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ करें। और उसके बाद एक और चीज़ कहना चाहूँ कि ये सिर्फ कराची का तक महदूद नहीं है, 10 बसेस जो हैं वो लाड़काना के लिए वो भी आ रही हैं, और उसके बाद पूरे सिंध के लिए, सिंध के देही इलाकों में भी और शहरी इलाकों के लिए भी बड़ी मेगा स्कीम्स ट्रांसपोर्ट की जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों को ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए एक और मनसूबा तामीर करेगी। बस रैपिड ट्रांजिट रेड लाइन मनसूबा 2 साल में 78 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा, जो नुमाइश से मलीर हॉल तक तामीर किया जाएगा। शहर कायद में ट्रांसपोर्ट की बेहतरी की जानिब एक और कदम, टूटी फूटी बसों में धक्के खाते शहरियों के लिए हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। सिंध हुकूमत 78 अरब रुपए की लागत का 26.6 किलोमीटर तवील ये मनसूबा 2 साल में मुकम्मल करेगी। सिंध हुकूमत को मंसूबे की तामीर में एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, एजेंसी ऑफ फ्रेंच डेवलपमेंट और ग्रीन क्लाइमेट फंड का ताउन भी हासिल होगा। क्योंकि ये मनसूबा जब बनेगा, देखें ये नीपा से लेके पीछे ये कहाँ तक पीछे बना, टैंक चौ तक, कोई भी ऐसी यानी कि ना कोई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ दे। सहूलत है, फ़ायदा है, आवाम के लिए बहुत अच्छी फ़ायदा है, होना चाहिए। हम खुश हैं इस बात के कि ये चीज़ होना चाहिए, हमारा हक है। BRT रेड लाइन से रोजाना 3,50,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। मंसूबा नुमाइश से शुरू होकर यूनिवर्सिटी रोड, मौसमियात सफूरा चौरंगी से मलीर हॉल्ट पर इख्तिताम पजीर होगा, और इसमें 24 स्टेशन शामिल होंगे। आवाम के लिए बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आवाम तो दुआएं देगी सिंध हुकूमत को, मगर आप देखें जहाँ पे सिंध के इलाके हैं, बिलाल कॉलोनी हो गए, ये वो वगैरह, वो मेन सिंध के, यहाँ सिंधी लोग रहते हैं। इसमें किराया भी कम हो गया, वो सुकून से बैठे हुए, इसमें रश भी नहीं होगी, इसमें जेब कटू भी नहीं होगी, जो सुकून से बैठ रहे हैं वो। पाकिस्तान में बायोगैस से चलने वाला ये पहला मंसूबा होगा। रेड लाइन रूट पर 213 बायो हाइब्रिड बसें चलाई जाएंगी। इस सिलसिले में भैंस कॉलोनी में बायोगैस प्लांट भी तामीर किया जाएगा, जो गोबर से बायोमेथीन बनाने का काम करेगा। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदियाना, सिटी 21। तहरीके अदम एतमाद पर साथ देने का इनाम और इस्लामाबाद में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद का मामला। सिंध का बिना अरकान MQM पाकिस्तान के आर्जी बहादुराबाद पहुँच गए। मुत्तहिदा को सिंध हुकूमत में शमूलियत की बाकायदा दावत दे दी। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद होने के अमल में पेशरफ सामने आ गई। सिंध काबीना MQM से मिलने बहादुराबाद पहुंच गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तरक्की के लिए MQM के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कुंवर नबी जमील ने जवाब दिया कि पहले पीपल्स पार्टी से हुए मुआहदे पर अमल दरामद चाहते हैं, बल्दियाती कानून असेंबली से मंजूर हो जाए, फिर सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने पर सोचेंगे। जो हमारा इस्लामाबाद में एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब की मौजूदगी में, खालिद मकबूल भाई की मौजूदगी में, जो MQM की तजावीज़ थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो हमने इनको दे दी हैं। दोस्त हमारे उसे पढ़ रहे हैं, और जल्दी ही हम एक आध मीटिंग करके उसे फ़ाइनल कर और सिंध असेंबली से उसे मंजूर करा के इंशाल्लाह वो कानून का हिस्सा बन जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने इस मौके पर साबका वफाकी हुकूमत पर तनकीद करना ना भूले। कहा PTI को खुद भी अंदाजा है कि वो किस तरह हुकूमत में आए, तहरीक अदम एतमाद में किस तरह उन्होंने आइन से खिलवाड़ किया, सबके सामने है। अनोखा लाडले हैं और ये खुद को सबसे बालातर समझते हैं। इनको खुद भी अंदाजा है कि वो किस तरह इक़्तिदार में आए, और अब जब ये गए हैं और वो भी जमहूरी तरीके से, तो फिर ये बावले से हुए हैं। जो मूव थी नो कॉन्फिडेंस की, उसको किस तरह इन्होंने उसमें आइन से खिलवाड़ किया, जो टाइम फ्रेम होता है उसको खींचते गए, और जो क्लियर अदालती अहकामात थे उनको भी इन्होंने नहीं माना। एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर बल्दियात का कहना था कि आसिफ जरदारी ने किसी कोर कमांडर या आम फौजी के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया।
3 साल में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए कहा, आलमी बरादरी से ताल्लुकात के लिए मुआशी मजबूत होना चाहिए। बोले, पसमानदा से तरक्की पजीर मुल्क तक का सफ़र इंतहाई मुश्किल होता है। कहा, गुज़श्ता पौने 4 साल में मुल्क की तरक्की का सफ़र मुतासर हुआ है। इस मुल्क के मुश्किलात की असल जड़ों तक हमने पहुंचना है। हमारे पास नया फार्मूला होना चाहिए। IMF कोई आसमान से नहीं उतरा, हम पर मुश्तमिल एक इदारा है। हमारी भी सुननी पड़ेगी उनको। हमने नए फार्मूलों की तरफ जाना होगा, उनको हकायक बताने होंगे। हम भी जानते हैं कि हमने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर करना है। मेरी जची तुली राय यह है कि हम कुछ वक्त मुश्किल में गुजार सकते हैं, लेकिन आम आदमी को मुश्किल में डालने के हम हक में नहीं हैं। पॉलिसियां यकीनन बनेंगी, उतार चढ़ाव आता रहेगा, आफ्टर शॉक्स होते रहेंगे। उस निज़ाम को जो 3.5 साल में जो गंद डाला गया है, उसको 3 दिन में उठाया नहीं जा सकता। उसके लिए भी वक्त लगता है। गंद डालने में वक्त नहीं लगता, लेकिन साफ करने में वक्त लगता है। चैलेंज अब ये नहीं है कि मुल्क डूब गया, चैलेंज ये है कि दोबारा उठाएंगे कैसे। वो हचकोले खाती हुई किश्ती जो हमारे हाथ आई है, अब उसको साहिल पे कैसे पहुंचाना है। वो डूबता हुआ मुल्क माशी लिहाज से उसको कैसे उठाना है, इसके लिए पब्लिक का ताउन चाहिए। आज सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह हो रहा है, आज चाइना भी पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जह हो रहा है। एक उम्मीद पैदा हो गई है कि इस तरह बैनुल-अक़वामी दुनिया एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ मुस्बत नज़रों से देखे और हमारे दोस्त हमारे साथ दोबारा अपनी दोस्ती को बहाल करने और उसे परवान चढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकेंगे। सिंध हुकूमत का सूबे में 1122 शुरू करने का फैसला। 30 मई को कराची में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदार इजलास में फैसला किया गया है। सिंध हुकूमत का सूबे में 1122 शुरू करने का फैसला। 30 मई को कराची में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, बताएगा कौन कौन से शहरों में ये शुरू की जाएगी। जनाब, आपका बिला आखिर सिंध में भी 1122 की सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया है। आज सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। इजलास में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक थे। फैसला किया गया कि लाड़काना में जो ट्रामा सेंटर है वहाँ पर 1122 30 मई से शुरू की जाएगी। इसके अलावा कराची में 50 एम्बुलेंस के जरिए ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि कहना है कि जो कराची में जदीद ट्रांसपोर्ट का आगाज़ हो रहा है, इसलिए ये सर्विस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंडस हाईवे मोटरवे पर हर 50 किलोमीटर के बाद जो है एम्बुलेंसेज फायर ब्रिगेड जो है वो खड़े हुआ करेंगी और कराची में हर 10 किलोमीटर के बाद 1122 की सर्विस, इसके अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की सर्विस शामिल है, वो शुरू की जाएगी। इसके अलावा सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हर ग्रेजुअली जो है इस सर्विस को शुरू किया जाएगा। फिलहाल लाड़काना, कराची, मोटरवे और इंडस हाईवे पर यह सर्विस जो है वो शुरू की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार आपका। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ कश्मीर प्रीमियर लीग के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन मुकर्रर कहते हैं कि हमारे पास कश्मीर में बहुत से बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी हैं। KPL के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुआहदे की तकरीब हुई, जहां राशिद लतीफ़ ने डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर सीजन 2 के लिए लीग के साथ मुआहदा कर दिया। KPL के सदर आरिफ मलिक के मुताबिक KPL सीजन 1 की कामयाबी के बाद राशिद लतीफ़ KPL को जदीद क्रिकेट की नई बुलंदियों तक ले जाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारा दुरुस्त इंतखाब है। हमारे लेजेंड प्लेयर, ग्रेट पाकिस्तानी क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया एज अ डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस। जो सीजन 2 की जो चीज़ें हैं, सीजन 2 के जो मामलात हैं, वो ऑब्वियसली उसको राशिद भाई अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो उनका प्रोफेशनल करियर रहा है क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए, कश्मीर के हवाले से हम ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। इट्स नॉट लोकल लीग, ऑब्वियसली पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लीग है। सो इस दफ़ा हम उसको मज़ीद बेहतर करने चाह रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छी करना चाह रहे हैं। जो क्रिकेट के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मिलेंगी। राशिद भाई की निगरानी में जो क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम है आज़ाद कश्मीर का, वो उसको हम बड़ा सीरियसली हम उसको लेना चाह रहे हैं कि जो कश्मीरी बच्चे हैं उनको हम एलिवेट करना चाह रहे हैं ताकि वो कल को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। राशिद लतीफ़ का कहना है कि क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को लीग में शामिल करके आलमी सतह पर मुतारिफ कराया जाए। आज ही मैंने KPL कश्मीर प्रीमियर लीग ज्वाइन किया एज क्रिकेट ऑपरेशन, और क्योंकि ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी लीग है और क्रिकेट का जुनून है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए। पिछले साल बड़े सक्सेसफुल KPL हुआ जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया
और कुछ प्लेयर हाई लेवल तक आए, और हमें उम्मीद है कि कश्मीर के लोग और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे, ख़ास तौर पे अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 के जो पीसीपी के ट्रायल्स होते हैं या मैचेस होते हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। राशिद लतीफ़ क्रिकेट कोच, टीम के साबिक विकेट कीपर और कप्तान, अब कश्मीर प्रीमियर लीग के नए डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस के तौर पर चार्ज संभालेंगे।